हेलो एवरीवन, आज हम बीएसए का सेक्शन 9 पढ़ेंगे और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में है सेक्शन 11। तो आइए देखते हैं कि इसके बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है। When facts not otherwise relevant become relevant. Facts not otherwise relevant are relevant if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact. If by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable. हमारा ये सेक्शन 9 बीएसए का प्ली ऑफ एलिबाई सेक्शन भी कहलाता है। तो हमारे सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि जनरली कुछ फैक्ट्स जो होते हैं वो हमारे केस में रेलेवेंट नहीं होते हैं, लेकिन वो बाद में जाकर जो होता है वो हमारे केस में रेलेवेंट हो जाते हैं। उसमें दो कंडीशंस होती हैं, वो किन किन केसेस में जो है रेलेवेंट हो जाते हैं। तो पहली कंडीशन इसमें सेक्शन 9 क्लॉज 1 में ये लिखी हुई है कि इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, यानी कि अगर हमारे कोई फैक्ट्स जो है हमारे फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट्स के इनकंसिस्टेंट हैं, यानी हमारे फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से जो है वो इरेगुलर हैं या फिर अनस्टेबल हैं या फिर उनके जो है उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस को या फिर रेलेवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को, तो वो जो होते हैं हमारे फैक्ट्स हमारे सेक्शन 9 क्लॉज 1 में जो है रेलेवेंट हो जाते हैं। तो अगर हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल लें तो एक मर्डर का एग्जांपल लेते हैं जिसमें ए ने जो है बी का मर्डर जो है कमिट कर दिया है। तो जो बी के जो हेयर्स हैं या फिर बी के अंडर जो क्लेम कर रहे हैं कि हम ए ने जो है बी का मर्डर करा है, तो वो अपने सारे एविडेंसेस लाते हैं कि ए ने जो है बी का मर्डर कमिट कर दिया है। लेकिन हमारा ए जो है जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो है कंप्लीट हो जाते हैं, जब हमारा डिफेंस एविडेंस शुरू होता है, यानी कि जब हमारे ए की बारी आती है अपना डिफेंस प्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में, तो वो ये प्ली ऑफ एलिबाई लेता है कि वो जो है उस जगह पे मौजूद ही नहीं था जब ये मर्डर जो है कमिट हुआ था, और उसके पास उस चीज के एविडेंस भी हैं इस फैक्ट को लेकर कि वो उस जगह पे था ही नहीं जिस जगह पे मर्डर कमिट हुआ था। तो ये जो है उसका एक एक्सेप्शन बन जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 9 क्लॉज 1 में फॉल होगा और इसमें रेलेवेंट हो जाएगा। अब हमारा सेक्शन 9 का जो सेकंड क्लॉज है वो ये कहता है कि हमारे जो फैक्ट्स हैं वो हमारे फैक्ट इन इश्यूज को या फिर किसी भी रेलेवेंट फैक्ट को उसकी एग्जिस्टेंस को या उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को जो है हाईली प्रोबेबल कर रहे हैं या हाईली इम्प्रोबेबल कर रहे हैं। यानी कि हाईली प्रोबेबल ये है या हाईली इम्प्रोबेबल ये है कि वो हमारा फैक्ट जो है फैक्ट इन इशू जो है या रेलेवेंट फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है या वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हमारे इस क्लॉज में फॉल हो जाते हैं। तो इसमें जो हमारा वर्ड हाईली प्रोबेबल है इसका मतलब होता है पॉसिबल, कि कितना पॉसिबिलिटी है या कितना पॉसिबल है कि हमारा फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट जो है एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है, और कितना हाईली इम्प्रोबेबल है यानी कितना इम्पॉसिबल है कि हमारा जो फैक्ट जो है एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसमें जो एक कंडीशन हमारी ये है कि हमारी जो पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी होना चाहिए उसकी जो डिग्री होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ये पॉसिबल होना चाहिए कि हमारा फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं एग्जिस्ट करता है, या फिर हाईली इम्प्रोबेबल होना चाहिए कि हमारा फैक्ट इन इशू एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है। हमारी जो ये सेक्शन 9 है जो कि प्ली ऑफ एलिबाई के सेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, तो हमारा जो ये एक्सेप्शन है, मतलब ये अगर एक्सेप्शन हमारा एक्यूज्ड लेता है तो ये होता है एक डिफेंस का एक्सेप्शन। मतलब हमारा जो प्ली ऑफ एलिबाई है ये डिफेंस का सपोर्ट में होता है, या फिर कह लीजिए कि ये जो होता है प्ली ऑफ द डिफेंस होता है। तो इसमें एक अगर हम सिनारियो लें तो अगर कोई भी इंसिडेंट कमिट हुआ है, कोई भी मर्डर हुआ है या कोई भी थेफ्ट हुआ है या रॉबरी हुई है या कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि हमारे बीएनएस या फिर आईपीसी में जो है वो पनिशेबल है, तो हमारा जो डिफेंस है वो ये प्ली ले सकता है कि वो उस जगह पे जो था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था जिस समय ये जो इंसिडेंट हुआ है, वो मतलब जिस समय ये इंसिडेंट कमिट हुआ है, तो हमारा जो एक्यूज था वो किसी और जगह पे एग्जिस्ट करता था उस वक्त। तो ये जो डिफेंस होगा ये हमारे एक्यूज्ड के काम आएगा, लेकिन उसके लिए उसको एविडेंसेस भी देने पड़ेंगे। या फिर हम अगर सेक्शन 9 के क्लॉज 2 के हिसाब से भी इसका एक एग्जांपल लें, तो अगर कोई भी इंसिडेंट कमिट हुआ है और हमारा जो एक्यूज्ड है उस जगह पे पहुंच ही नहीं सकता है उस वक्त में कि जिस वक्त जो है हमारा इंसिडेंट कमिट हुआ है। इसका एक एग्जांपल अगर हम लें तो हमारा अगर एक बंदा ए है
वो एक जगह पे एग्जिस्ट करता था, समझ लीजिए प्लेस एक्स पे एग्जिस्ट करता था, और हमारा बी जो है प्लेस वाई पे एग्जिस्ट करता था। अब प्लेस वाई पे बी का जो है मर्डर कमिट हो गया, तो हमारा जो और मर्डर का जो टाइम था वो था 5 PM। तो हमारा जो ए है उसको प्लेस एक्स से जाने में प्लेस वाई तक जो है अप्रोक्सीमेटली उसको जो है 1 आवर लगेगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि हमारा जो ए है वो प्लेस एक्स जो है वो यूनिवर्सिटी है। तो अब हम यूनिवर्सिटी से जब एग्जिट होते हैं तो हम उस पे फॉर एग्जाम्पल साइन करते हैं रजिस्टर पे कि हम इतने टाइम जो है उधर से एग्जिट हुए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वो हमारा जो ए है वो 5 PM पे उस जगह से एग्जिट हुआ हमारी यूनिवर्सिटी से, जो कि प्लेस एक्स है। अब उसे प्लेस वाई पे पहुंचने में पूरा 1 घंटा लगेगा, यानी कि उसे 5 से पूरे 6 बज जाएंगे उस जगह पे पहुंचने में। लेकिन हमारा जो प्लेस वाई पे जो हमारे बी का जो मर्डर कमिट हुआ है वो हुआ है 5:30 PM पर। तो ये तो चीज हाईली इम्प्रोबेबल है ना कि उस जगह पे उसे आधे घंटे पे वो वहां पे पहुंच जाए किसी भी मतलब मींस या मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट से। तो वो चीज तो इम्प्रोबेबल है, बहुत हाईली इम्प्रोबेबल है कि उसने उस जगह पे जाके जो है मर्डर कमिट कर दिया होगा। तो हमारा जो ए है वो ये प्ली ऑफ एलिबाई लेगा, ये प्ली ऑफ डिफेंस लेगा कि वहां से जाने में मुझे पूरा 1 घंटा लगता है और मर्डर जो है उस आधे घंटे के दरमियान कमिट हुआ है। तो ये चीज तो मेरे लिए हाईली इंप्रोबेबल है कि मैं वहां आधे घंटे में जाकर उस बी का जो है मर्डर कमिट कर दूं। तो ये हमारा जो ए होगा वो ये डिफेंस लेगा और यही हमारा इस सेक्शन 9 क्लॉज 2 में रेलिवेंट होगा और एज अ प्ली ऑफ एलिबाई काम करेगा कोर्ट में। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे कोर्ट में ये प्ली ऑफ डिफेंस या फिर प्ली ऑफ एलिबाई तभी लिया जाता है जब हमारे प्रोसिक्यूशन के जो है सारे एविडेंसेस जो है कंप्लीट हो जाते हैं कोर्ट में। जब हमारे डिफेंस की बारी आती है एविडेंस देने की, तो जब हमारा प्रोसिक्यूशन कोशिश यही करता है कि जो है वो अपने सपोर्ट में जो है अपने सारे एविडेंसेस कोर्ट में पेश कर दे और जो कि उसके खिलाफ काम आ सके, जो हमारा एक्यूज्ड है जिसके ऊपर इल्जाम लगे हुए हैं उसके अगेंस्ट ये काम आ सके। तो हमारी जो कोर्ट होती है वो इस पे अपनी क्रिटिकल अप्रोच अप्लाई करती है, यानी कि प्रोसिक्यूशन अपने सारे एविडेंसेस प्रूफ कर चुका होता है अगेंस्ट दी एक्यूज्ड। तो हमारे जो एविडेंसेस जो होते हैं ज्यादातर हमारे प्रोसिक्यूशन के हित में होते हैं। तो हमारी कोर्ट जो होती है स्लाइटली जो होती है टिल्टेड होती है प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस की तरफ, क्योंकि प्रोसिक्यूशन अपने सारे एविडेंसेस दे चुका होता है और ये प्रूफ कर चुका होता है कि हमारा जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी है। फिर उसके बाद जाके जो हमारा जो प्ली ऑफ डिफेंस है वो काम आता है, जो हमारा डिफेंस है या फिर हमारा जो एक्यूज्ड है वो ये डिफेंस अपना प्ली ऑफ एलिबाई का लेता है। तो इसमें जो होना चाहिए वो सर्टेनिटी होना चाहिए, यानी कि ये अनसर्टेन बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो प्ली ऑफ एलिबाई है। मतलब ये पूरा ये प्रूफ कर दे कि हाँ वो दूसरी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा था और ये चीज जो है इनकंसिस्टेंट है हमारे फैक्ट इशू और रेलिवेंट फैक्ट से। ये चीज जो है हमारी सर्टेन होना चाहिए, तभी हमारा प्ली ऑफ एलिबाई जो होता है वो एज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस काम आ सकता है कोर्ट में। अगर हमारे प्ली ऑफ एलिबाई में थोड़ा सा भी सस्पिशियन होता है कोर्ट को, तो हमारी जो कोर्ट होती है वो प्ली ऑफ एलिबाई को सबमिट नहीं करती है अपने उसमें, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करती है अपने कोर्ट में एज अ एविडेंस, वो एक्सेप्ट नहीं होता है अगर उसमें जरा सा भी कोई सस्पिशियन है। और यही चीज हमारे सुप्रीम कोर्ट के 1984 के केस में कही गई थी, जो कि है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नरसिंह राव। तो इसमें यही कहा गया था कि हमारी जो प्ली ऑफ एलिबाई है वो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के हिसाब से ही होना चाहिए, यानी कि हमारा जो एक्यूज्ड है वो प्लेस ऑफ अकरेंस या प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे जो है उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए जिस समय ये हमारा इंसिडेंट हुआ था। और इसी से मिलता जुलता एक केस और है जो है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और इसकी साइटेशन है AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट। हमारे इस दूधनाथ पांडे वाले केस में भी यही कहा गया था कि हमारा जो एक्यूज्ड है वो रेलेवेंट टाइम पे जो है किसी और जगह प्लेस पे एग्जिस्ट कर रहा था और उस जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था जिस जगह पे हमारा इंसिडेंट कमिट हुआ था, यानी कि जो भी हमारा फैक्ट एंड इशू कमिट हुआ था, जैसे कि मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, कुछ भी हो गया। यही हमारे दूधनाथ पांडे में ऑब्जर्व करा गया था और यही जजमेंट दी गई थी। सो यस, ये था हमारा सेक्शन 9 ऑफ द BSA या फिर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल लॉ बॉस को सब्सक्राइब करिए। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं, मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की कोशिश भी करूंगा।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।